नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रग्रहणा से लौटती बेर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। इनकी शिक्षा है वो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं और उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में इनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कवि जब चंद्रग्रहणा स्थान को देखकर लौट रहा होता है तो एक खेत की प्राकृतिक सुषमा को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके कवि रुक जाता है और उसी सुंदरता को वर्णन है वो कवि अपनी कविता में करता है। यहाँ पर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? जब प्रकृति के उपादानों में मानवीय क्रियाओं का आरोप लगता है, यानी जिस प्रकार एक मनुष्य कार्य करता है उसी प्रकार जब पेड़ पौधों को भी उसी प्रकार कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो उसको मानवीकरण कहा जाता है। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है? देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कि मैं चंद्रग्रहणा स्थान है वो देख आया हूँ, लेकिन अब मैं एक दूसरा दृश्य देख रहा हूँ कि मैं एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। मेड़ जो है वो मिट्टी की एक चारों तरफ खेत के और बीच में बनाई जाती है, जिससे क्या होता है पानी लगाने में भी सहायता होती है और जो बाहर की मिट्टी होती है वो खेत के अंदर नहीं आती है। ये सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। उसी मेड़ पर बैठ करके कवि है वो खेत का दृश्य देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। बीते का अर्थ होता है बालिश, एक छोटा नाप। मुरेठा का अर्थ होता है पगड़ी। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, कि एक बालिश के बराबर एक छोटा सा ठिगना चने का पौधा है वो उगा हुआ है, जो ठिगना है छोटा है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों का साफा पहन रखा है, यानी चने के गुलाबी रंग के फूल आ चुके हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने गुलाबी रंग का साफा बांध रखा हो और सज कर खड़ा है। यानी उसको साफा बांधे हुए ऐसे लगता है जैसे वह सज धज कर खड़ा हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, और उस चने के बिल्कुल पास में है वो एक अलसी का पौधा उगा हुआ है। हटेली का अर्थ होता है हठपूर्वक। अलसी के पौधे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह चने के पास में हठपूर्वक उगी हुई हो। आगे वो अलसी के लिए क्या कह रहा है? देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। कि अलसी का जो पौधा है वो देह की पतली है और कमर की लचीली है, यानी हवा के झोंके से कभी इधर मुड़ जाती है और कभी इधर मुड़ जाती है। और उसने क्या है? नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी उस पर भी नीले रंग के फूल आ चुके हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने सिर पर नीले रंग के फूलों को चढ़ा रखा हो, सजा रखा हो, और कह रही जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, कि जो भी मुझको छू लेगा या मेरे फूलों को छू लेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी, यानी मैं अपने आप को उस पर समर्पित कर दूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी।
और सरसों की तो आप बात ही मत पूछो, वह तो सियानी हो गई है, अर्थात वह अब बड़ी हो गई है, यानी पूरा लंबा कद उसका हो चुका है सरसों अब, और उस पर पीले रंग के फूल हैं वो भी आ चुके हैं। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, कि ऐसा लगता है, यानी उसके पीले रंग के फूल आ गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह उसके हाथ पीले कर दिए हों और ब्याह मंडप में पधारी, कि ब्याह करने के योग्य हो गई है। यानी ब्याह करने के योग्य हो गई है का मतलब यहाँ है कि वह अब फसल तैयार हो चुकी है, यानी काटने के लिए तैयार हो चुकी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। जो फागुन मास होता है वह मार्च के महीने में आता है, तो उस समय फाग के गीत गाए जाते हैं। फाग के गीत कौन से होते हैं? जो होली के गीत होते हैं उन्हीं को फाग के गीत कहा जाता है। कि ऐसा लगता है जैसे फाग का महीना, फागुन का महीना है वो आ गया है और उसमें फाग गीत गाए जा रहे हैं। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति है उसका स्वयंवर हो रहा है, उसका विवाह हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, कि प्रकृति का इस प्रकार से सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति का प्रेम पूर्ण आंचल है वो हिल रहा हो, यानी वह हरी भरी फसल को देखकर जो हवा से हिलोरे लेती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का प्रेम पूर्ण आंचल है वो हिल रहा हो। आगे कवि कह रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। विजन का अर्थ होता है शांत, कि खेत का वातावरण है वह बिल्कुल शांत है दूर व्यापारिक नगर से, कि यह व्यापारिक नगर अर्थात शहर से दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि यह खेत का वातावरण जो है वो सभी में प्रेम उत्पन्न करने वाला है, सभी को प्रिय लगने वाला है, और यह भूमि है वो उपजाऊ है, यानी इसमें शहर की तरह खोखलापन नहीं है, दिखावा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो असली प्रेम है। आगे कवि कह रहा है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। कवि यहाँ कह रहा है कि मेरे बिल्कुल पैरों के तले एक तालाब है जिसमें लहरें उठ रही है, यानी हवा चल रही है तो पानी में लहरें उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और तालाब का जो तल है वो नीले रंग का है, नीला जल होता है तो तल भी नीला है, और उसमें भूरी घास है वो उगी हुई है, जो कि जब तालाब में लहरें उठ रही है तो वो घास भी है वो लहरें ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमकाता। और चांदी का गोल खंबा किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है, कि सूर्य है वो खंबे के समान लग रहा है। जब रोशनी उसकी तालाब में आकर पड़ती है तो आंखें भी चकमका उठती है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और तालाब के किनारे कुछ पत्थर पड़े हैं जो ऐसे लगता है जैसे उस तालाब का पानी पी रहे हैं और न जाने कब उनकी प्यास बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। कवि कह रहा है चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, कि उस तालाब के जल में टांग डुबा करके, अपने पैरों को डुबा करके चुपचाप बगुला है वो खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता, यानी बगुला जो है वो एक टक देखता रहता है मछली की तरफ। मीन का अर्थ है मछली, और वो क्या है? जब भी मछली को देखता है उस पानी में, चंचल का अर्थ है जब मछली तैरती रहती है, तो इसीलिए मीन को, मछली को चंचल कहा गया है। कि जैसे ही तालाब में उसको मछली दिखाई देती है तो वह ध्यान निद्रा अर्थात जो एकाग्रचित्त होता है उसको त्यागता हुआ चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, और झट से वह झपटा मार करके उस मछली को चोंच में पकड़ लेता है और उसे अपने गले से नीचे उतार लेता है, यानी वह उसको खा जाता है। एक काले माथ
वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के जपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कवि के यहाँ क्या कर रहा है कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, कि एक काले माथे की चालाक चिड़िया है, श्वेत पंखों के जपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, और वह सफेद, श्वेत का अर्थ है सफेद, कि सफेद पंखों से वह पानी में फौरन झपाटा मारती है और जल के हृदय पर टूट पड़ती है। क्यों टूट पड़ती है? एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, यानी जैसे ही उसको जल में मछली दिखाई देती है तो वह उस मछली के लिए उस पानी में टूट पड़ती है और मछली को अपनी चोंच में दबा करके, कैसी चोंच है उसकी? पीले रंग की, कि पीली चोंच में दबा करके वह आकाश में उड़ जाती है, दूर चली जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। और यहाँ दूर जब खेत की तरफ देखते हैं तो एक जगह ऊंची भूमि बनी हुई है एक, तो वहाँ से क्या है? रेल की पटरी बनी हुई है उसके ऊपर, उस भूमि पर। ट्रेन का टाइम नहीं है और ट्रेन का कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं, कि मैं भी यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, यहाँ कोई और दूसरा नहीं है और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। कि खेत की दूसरी तरफ चित्रकूट की अनगढ़, अनगढ़ का अर्थ है जो कहीं एक जैसे नाप वाली नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इस तरह से कम ऊंची यानी छोटी और बड़ी पहाड़ियाँ हैं वो दूर दिशाओं तक फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और वहीं बंजर भूमि, बांझ का अर्थ है बंजर, यानी जो जिस भूमि में अनाज पैदा नहीं होता है, ऐसी भूमि पर इधर उधर है वो रीवा के कांटेदार पेड़ हैं, वो उगे हुए हैं जो कुरूप हैं, यानी देखने में जो सुंदर नहीं लगते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे। सुग्गा कहते हैं तोते को, कि और साथ ही यहाँ पर मीठा मीठा रस टपकाने वाला तोते का स्वर है वह भी सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो। कि कवि कहता है कि इस वनस्थली को पूरे के हृदय को चीरता हुआ है, यानी पूरे वातावरण में सारस का स्वर है वह भी उठता गिरता, अर्थात कभी जोर की तेज आवाज में सुनाई देता है और कभी उसका स्वर है वो धीमे हो जाता है। उसकी टीटों टीटों की आवाज है वो ऐसा लगता है जैसे पूरी वनस्थली का हृदय चीर रहा हो। आगे कवि कह रहे हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। कि मेरा मन करता है कि मैं इस सारस के साथ है वो उड़ जाऊं, जहां पर जुगल जोड़ी यानी जहां पर जोड़ा रहता है, जुगल का अर्थ होता है दो, कि जहां जोड़े के रूप में ये हरे खेत में सारस की जोड़ी रहती है वहां मैं भी चला जाऊं, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे। और इनकी यानी सारस के जोड़े की सच्ची जो प्रेम कहानी है उसको मैं चुपे चुपे सुन लूं। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।